बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो डेडलाइन दिया वो दी है 48 घंटे की। 48 घंटे की डेडलाइन इस वक्त हुकूमत के पास बाकी है और मौलाना साहब ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मदारिस बिल पे साइन कर दें, वरना जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे। लेकिन ना तो वो मार्च करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे गेम क्या है। ये मौलाना फजल रहमान साहब को लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च किया जा रहा है 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए। मौलाना साहब के साथ हुकूमत के तमाम मामलात ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, सब चीज़ें तय हैं और मौलाना साहब को आप गैर एलानी तौर पर हुकूमत का हिस्सा समझें। और मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब 26वीं आईनी तरमीम में अपना किरदार अदा किया तो हमने भी बहुत तारीफ़ की कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने वाकई ये चीज़ें रुकवा दी हैं और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमने बड़ी तारीफ़ की। अच्छा हुआ ये कि हमारी तारीफ़ करने की वजह ये थी कि मौलाना साहब ने ये बताया और मौलाना साहब के लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ने इस शर्त पे 26वीं आईनी तरमीम को वोट किया है कि पैनल ज़रूर आएगा 3 जजेस का। तो हमें लगा कि यार ये तो मौलाना साहब ने ज़बरदस्त काम किया है कि ठीक है, हुकूमत ने भी अपनी ज़िद पूरी कर ली है कि 3 जजेस का पैनल आएगा, लेकिन बनेंगे मंसूर अली शाह साहब ही। ये कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने। और मुझे उस मुज़ाकरात में शामिल एक अहम शख्सियत ने कॉल पे बताया कि हमें हल्फन ये कहा गया कि जी हुकूमत के साथ हमारी यही कमिटमेंट है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस। अच्छा अब हुआ ये कि जब पैनल आया और मंसूर अली शाह साहब ना बने और या अफरीदी साहब बन गए तो हमें लगा कि ये तो मौलाना के साथ बड़ा दुख हो गया, बड़ा हाथ हो गया। और अगर उनके साथ हाथ हुआ है तो अब ऐसी की तैसी हुकूमत की, अब तो मौलाना साहब इस हुकूमत को नहीं बख्शेंगे। क्योंकि मेरी ना बहुत बहस होती थी, हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब कहते थे कि मौलाना साहब जो है ना वो ना भी वोट करते तब भी 2/3 अक्सरियत हुकूमत ने मुकम्मल कर ली, तो इस निज़ाम ने मुकम्मल कर ली हुई थी। लेकिन मैं ये कहता था कि फ़हीम भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना के बगैर हुकूमत ये तरमीम करे। क्यों? मौलाना साहब के पास मदारिस की ताकत है जिसको हमेशा वो बेचते हैं, जिसके ज़रिए वो हमेशा इदारों को और हुकूमतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती कि वो मौलाना साहब को इग्नोर करके और वो ये आईनी तरमीम कर ले। और वो अब तो देखे ना कि सेनेट में 2 वोट तोड़े गए थे। अगर मौलाना साहब ना जाते तो कितने वोट तोड़ने थे? 7-8 वोट। 7-8 वोट तोड़ने से ये तरमीम इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाती कि देखे ना कि बड़ा रोला पड़ जाना था। फिर कौमी असम्बली में इसी तरह से उन्होंने अभी 7-8 बनाए तो इससे ज्यादा लोटे बनाने पड़ते, नहीं हो सकता था, नामुमकिन तरीन था। लेकिन खैर हमने फ़हीम अख्तर साहब से बड़ी हमारी अकीदत है, हमने उनकी बात मान ली कि चले जी मौलाना साहब इसलिए चले गए क्योंकि उनके बंदे भी टूट गए थे, उठा लिए गए थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और उन्होंने तरमीम में वोट दे दिया, लेकिन इस शर्त पे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब वो तो ना हुआ। अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब ये जो अब जिस चीज़ को बहाना बना रहे हैं ना कि जनाब वो मदारिस के हवाले से जो बिल था उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए। बात यह है कि इस वक्त अगर मौलाना साहब ने किसी बात पे स्टैंड लेना ना तो वो मदारिस के बिल से ज़्यादा बड़ी अहम इशूज़ हैं। अब 21-22 अक्टूबर को ये तरमीम हुई थी और जब ये तरमीम हुई थी 21-22 अक्टूबर को, तो मुझे बताएं ना कि जब 21-22 अक्टूबर को तरमीम हुई थी तो जो बाकी चीज़ें थी वो तो विद इन आवर्स यानी 2-4 घंटों के अंदर अंदर गजट नोटिफिकेशन हो गया। इसका नहीं हुआ था गजट नोटिफिकेशन। तो मुझे बताएं मौलाना साहब जो हैं वो तकरीबन 44 दिन गुजर चुके हैं, 44 दिन से खामोश क्यों थे इसके ऊपर? भाई 44 दिन से आप खामोश थे ना, आप 44 दिन क्यों खामोश रहे? आपको तो उसी लम्हे रोला डाल देना चाहिए था जब लोहा गर्म था, उस वक्त आपने रोला नहीं डाला। अब जब इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मूवमेंट को एक नए फेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई एक इशू को हाईलाइट कर रही है 26 नवंबर वाले को, और उसके लिए वो पेशावर में मार्च भी करने जा रहे हैं, तो भाई अब आपको अब याद आया मदारिस बिल के ऊपर और आप कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मेरी असेसमेंट है कि इस सारे के पीछे मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इस सब के पीछे गेम ये है, सब के पीछे कहानी ये है कि ये अब मौलाना साहब को हीरो बनाया जा रहा है, अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। मौलाना साहब बड़ी बड़ी धमकियां देंगे, बड़े बड़े बयानात देंगे इस हुकूमत के खिलाफ और बड़ा ललकारेंगे और उन बयानात की मीडिया कवरेज करेगा और पूरा एक पाकिस्तान के अंदर माहौल बना दिया जाएगा कि इस हुकूमत की जनाब ऐसी की तैसी मौलाना साहब आ रहे हैं और फिर मौलाना आ रहा है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और बड़ी बड़ी हाइप क्रिएट की जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो डेडलाइन दिया वो दिया 48 घंटे की। 48 घंटे की डेडलाइन इस वक्त हुकूमत के पास बाकी है और मौलाना साहब ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर मदारिस बिल पे साइन कर दें, वरना जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करेंगे। लेकिन ना तो वो मार्च करेंगे
میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے گیم کیا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور لانچ کیا جا رہا ہے 26 نومبر سے توجہ ہٹانے کے لیے. مولانا صاحب کے ساتھ حکومت کے تمام معاملات زبردست ہیں، شاندار ہیں، سب چیزیں طے ہیں، اور مولانا صاحب کو آپ غیر اعلانیہ طور پر حکومت کا حصہ سمجھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا کردار ادا کیا تو ہم نے بھی بہت تعریف کی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے واقعی یہ چیزیں رکوا دی ہیں، اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم نے بڑی تعریف کی. اچھا ہوا یہ کہ ہماری تعریف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مولانا صاحب نے یہ بتایا، اور مولانا صاحب کے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب نے اس شرط پہ 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیا ہے کہ پینل ضرور آئے گا 3 ججز کا. تو ہمیں لگا کہ یار یہ تو مولانا صاحب نے زبردست کام کیا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت نے بھی اپنی ضد پوری کر لی ہے کہ 3 ججز کا پینل آئے گا، لیکن بنے گے منصور علی شاہ صاحب ہی. یہ کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اور مجھے اس مذاکرات میں شامل ایک اہم شخصیت نے کال پہ بتایا کہ ہمیں حلفاً یہ کہا گیا کہ جی حکومت کے ساتھ ہماری یہی کمٹمنٹ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس. اچھا اب ہوا یہ کہ جب پینل آیا اور منصور علی شاہ صاحب نہ بنے اور یحییٰ حفیظ صاحب بن گئے تو ہمیں لگا کہ یہ تو مولانا کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا، بڑا ہاتھ ہو گیا. اور اگر ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو اب ایسی کی تیسی حکومت کی، اب تو مولانا صاحب اس حکومت کو نہیں بخشیں گے. کیونکہ میری نا بہت بحث ہوتی تھی. ہمارے دوست ہیں فہیم اختر صاحب کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ نہ بھی ووٹ کرتے تب بھی 2/3 اکثریت حکومت نے مکمل کر لی ہوئی، تو اس نظام نے مکمل کر لی ہوئی تھی. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ فہیم بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مولانا کے بغیر حکومت یہ ترمیم کرے. کیوں؟ مولانا صاحب کے پاس مدارس کی طاقت ہے جس کو ہمیشہ وہ بیچتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ہمیشہ اداروں کو اور حکومتوں کو بلیک میل کر لیں. تو حکومت نہیں افورڈ کر سکتی کہ وہ مولانا صاحب کو اگنور کر کے اور وہ یہ آئینی ترمیم کر لے. اور وہ اب تو دیکھیں نا کہ سینٹ میں 2 ووٹ توڑے گئے تھے. اگر مولانا صاحب نہ جاتے تو کتنے ووٹ توڑنے تھے؟ 7-8 ووٹ. 7-8 ووٹ توڑنے سے یہ ترمیم اتنی کنٹروورشل ہو جاتی کہ دیکھیں نا کہ بڑا رولا پڑ جانا تھا. پھر قومی اسمبلی میں اسی طرح سے انہوں نے ابھی 7-8 بنائے تو اسے زیادہ لوٹے بنانے پڑتے. نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن ترین تھا. لیکن خیر ہم نے فہیم اختر صاحب سے بڑی ہماری عقیدت ہے، ہم نے ان کی بات مان لی کہ چلیں جی مولانا صاحب اس لیے چلے گئے کیونکہ ان کے بندے بھی ٹوٹ گئے تھے، اٹھا لیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی عزت بچائی اور انہوں نے ترمیم میں ووٹ دے دیا. لیکن اس شرط پہ کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. اب وہ تو نہ ہوا. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو اب جس چیز کو بہانہ بنا رہے ہیں نا کہ جناب وہ مدارس کے حوالے سے جو بل تھا اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر مولانا صاحب نے کسی بات پہ سٹینڈ لینا نا تو وہ مدارس کے بل سے زیادہ بڑی اہم ایشوز ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.